इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की वापसी की तैयारियां बहुत तेज़ी से जारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक ख़ास पॉलिटिकल और ताकतवर तबका सदारती निज़ाम को पसंद करता है और शायद ये निज़ाम मौजूदा वक्त की एक अहम ज़रूरत भी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की एक शहरी डॉक्टर सादिक अली ने एडवोकेट अहमद नवाज के जरिए एक दरख्वास्त दायर की कि सुप्रीम कोर्ट सदारती निज़ाम के मुतल्लिक अवाम की राय जानने के लिए रेफरेंडम की हिदायत जारी करे। इस दरख्वास्त से पाकिस्तान में एक बार फिर नाजरीन सदारती निज़ाम की बहस छिड़ गई है। नाजरीन, इस तनाजुर में ज़रूरी है कि पहले हम आपको ये बताएं कि सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की तारीख कितनी पुरानी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस निज़ाम की राह में कौन कौन रुकावट हैं। मजीद हम ये भी बताएंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। नाजरीन, सदारती और पार्लिमानी निज़ाम दोनों जमहूरी निज़ाम हैं, मगर इनमें एक बुनियादी फ़र्क है, वो ये कि सदारती निज़ाम में सदर बराह रास्त मुंतखब होता है। अवाम खुद उम्मीदवार के लिए वोट डालती है, जैसे रजब तैयब एर्दोगान को अवाम ने डायरेक्ट वोट दिए। इससे पार्लियामेंट से मुंतखब होने की ज़रूरत नहीं होती। जितने लोग भी सदर बनने के ख्वाहां हैं तो मैदान में आते हैं। अवाम जिसको सादा अक्सरियत दे देती है वो सदर मुंतखब हो जाता है, फिर सदर अपनी टीम मुंतखब करता है और जिसको जब चाहे फारिग कर सकता है। मुख्तसर ये कि इसका इंतखाब डायरेक्ट अवाम करती है। ये निज़ाम अमरीका, तुर्की और रूस में कामयाबी से चल रहा है। लेकिन नाजरीन, पार्लिमानी निज़ाम थोड़ा मुख्तलिफ है। पार्लिमानी निज़ाम में पहले अवाम अपने हल्के से MNA मुंतखब करते हैं, फिर वो MNA पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं और आखिर में वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के अंदर से वज़रा की एक टीम बनाता है, जिसमें वो वज़रा इलेक्शन लड़ के आते हैं। वो वज़रा वज़ीर आज़म के हर फैसले में असरअंदाज होते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में ये दोनों सिस्टम बार बार लाए गए और फिर बदलते रहे। 1973 के आइन में भुट्टो पार्लिमानी निज़ाम लाए थे, लेकिन जब भुट्टो को ज़ियाउल हक ने गिरफ्तार किया और अपनी हुकूमत बनाई तो ज़ियाउल हक पूरी काबीना को साथ लेकर नहीं चलना चाहते थे। वो सारे इख्तियारात अपने पास रखना चाहते थे, लिहाजा वो तरमीम करके सदारती निज़ाम लाए। दरअसल भुट्टो ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करके पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करनी थी, लिहाजा इन्होंने पार्लिमानी निज़ाम मुंतखब किया। लेकिन ज़ियाउल हक को किसी की वफादारी और अक्सरियत नहीं चाहिए थी, बल्कि वो अपने फैसलों में खुद मुख्तार रहना चाहते थे। लिहाजा इन्होंने आइन में तरमीम की और सदारती निज़ाम ले आए। लेकिन ज़ियाउल हक के बाद बेनज़ीर और नवाज शरीफ बार बार आए, इन्होंने फिर वही पार्लिमानी निज़ाम को मुंतखब किया। इनके अपने सियासी मफादात थे जो सदारती निज़ाम में पूरे नहीं हो सकते थे। लेकिन जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा तो इन्होंने एक बार फिर आइन में तरमीम करके सदारती निज़ाम ले आए। नाजरीन, एक तरफ जब मार्शल लॉ लगता है तो सदारती निज़ाम आ जाता है और जब इलेक्शन होता है तो पार्लिमानी निज़ाम। लेकिन सवाल ये है कि इस आंख मचोली की वजह क्या थी। दरअसल इसमें मफादात और नुकसान का फ़र्क है। पार्लिमानी निज़ाम में जब इलेक्शन होते हैं तो सादा अक्सरियत मुश्किल हो जाती है, लिहाजा इसके लिए इत्तेहादियों की ज़रूरत होती है और बदले में इत्तेहादियों को कुछ देना लाजमी होता है। यूँ समझ लें कि पार्लियामेंट में एक सौदेबाजी होती है ताकि अक्सरियत हासिल की जा सके। बाद में ये इत्तेहादी एक तरफ फैसला साजी में मुसीबत होते हैं। पार्लिमानी निज़ाम में फैसले काबीने की मर्जी से होते हैं और काबीना में बैठे इत्तेहादी फैसलों में रुकावट बनते हैं, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी ब्लैकमेलिंग भी करते रहते हैं। हर वक्त इनको राजी रखना ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि PTI को मंजूर मेंगल और MQM हर वक्त इत्तेहाद तोड़ते और गवर्नमेंट गिराने की धमकी देते रहे। पार्लिमानी निज़ाम में फैसले बहुत वक्त लेते हैं। वज़ीर आज़म ने जो भी फैसला करना हो पहले वो काबीना की मंजूरी लेते हैं। जैसा कि अगर इमरान खान ने कोई फैसला करना हो तो पहले सब वज़रा इकट्ठे होंगे, फिर इनको ब्रीफिंग दी जाएगी, फिर वो जाके किसी फैसले पर मुत्तफिक होंगे। पार्लिमानी निज़ाम की पहली खामी ये है कि इसमें पूरी एक काबीना की फौज होती है, हर कोई अपना माल बनाने के चक्कर में होता है। दूसरा, इन सब की वफादारियां बिजनेसमैन के साथ भी होती हैं, लिहाजा काबीना वही मंसूबा लाती है जो बिजनेसमैन के मफादात के मुताबिक हो। तीसरा, वो फैसला साजी में रुकावट का बायस बनती है। मजीद ये कि बाज़ दफ़ा आईनी और कानूनी तरमीम काबीना के कुछ लोगों के लिए मुफीद नहीं होती, लिहाजा वो तरमीम को रुकवा देती हैं। लेकिन सदारती निज़ाम में ऐसा नहीं होता। सदर अपने फैसलों में बा इख्तियार होता है।
अगर किसी सूरत में कोई मुशीर फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करे तो वजीर आजम फौरन बर्खास्त भी कर सकता है। वजीर को पार्लियामेंट से ज्यादा अवाम के सामने जवाबदेह होना होता है, लिहाजा सदारती निजाम में इसे किसी का खौफ नहीं होता। ये सारे मसाइल इमरान खान को भी दरपेश हैं। दरअसल इमरान खान जब आए तो इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था, मगर जब वो पार्लियामेंट में आए तो इनके लिए मसाइल बढ़ गए। इमरान निज़ाम को दुरुस्त करना चाहते थे। निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए आइन और कानून में तरमीम ज़रूरी है, लेकिन पार्लियामेंट और काबीना में वो लोग हैं जो कई अशरों से इस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। इनके लिए ये तरमीम काबिल कबूल नहीं। इनकी सियासत सिर्फ करप्शन और बदउनवानी पर चलती है। वो अपने मर्जी के लोगों को अहम ओहदे देते हैं, करप्शन करते हैं और मनपसंद मंसूबे बनाते हैं, जिससे इनके अपने लोगों को फायदा होता है। लिहाजा इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इमरान खान को सदारती निज़ाम लाना पड़ेगा। इसके लिए आइन में तरमीम जरूरी है, जिसके लिए इमरान खान को 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, जो कि इमरान खान के पास नहीं है। दूसरा तरीका रेफरेंडम है, लेकिन पीपीपी और नून लीग ने 18वीं तरमीम में एक गेम खेली, और वो गेम ये थी कि रेफरेंडम के लिए भी 2/3 अक्सरियत से मंजूरी जरूरी है। लिहाजा इमरान खान ना आइन में तरमीम ला सकते हैं और ना ही रेफरेंडम करवा सकते हैं। यही वजह है कि पीपीपी और नून लीग 18वीं तरमीम के लिए चुकाते हैं। अब इमरान खान के पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो असेंबली तोड़ दें और नए इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत के साथ रहें, लेकिन क्योंकि वो अभी तक खास परफॉर्मेंस नहीं कर सके तो 2/3 अक्सरियत मुश्किल है। दूसरा रास्ता ये कि अगले इलेक्शन तक इंतजार करें, लेकिन इमरान खान जितना ज्यादा वक्त लेंगे इतना ही इनको नुकसान होगा। इनका अपना इमेज खराब हो रहा है। लोग अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान भी निजाम का हिस्सा बन चुके हैं। तीसरा और आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में जाएं, 18वीं तरमीम को कलअदम करार दिलवाएं, क्योंकि इसमें अवाम का रेफरेंडम का हक अवाम से छीन लिया गया। लिहाजा इस बुनियाद पर सुप्रीम कलअदम करार दे सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे तो फिर रेफरेंडम की राह हमवार हो जाएगी। यूं सदारती निजाम के तहत इमरान खान अपनी मुकम्मल परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें। इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम खित्ते में होने वाली 2 अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। एक तो ये कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात की बहाली और पहली कमर्शियल फ्लाइट की यूएई आमद हुई है। इसके अलावा हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत करेंगे। नाजरीन, इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर काम जारी है। गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तय पाने का ऐलान किया था। इसराइल से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए पहली शेड्यूल परवाज पीर के रोज हुई। इसराइल से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए परवाजों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। नाजरीन, इनकिलाब टीवी की तरफ से आपको ये बताते चलें कि इसराइल के बेन गुरीन एयरपोर्ट की जानिब से फ्लाइट्स के ऑनलाइन शेड्यूल में इसराइल से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए पहली परवाज की रवानगी पीर के रोज हुई थी, जिसमें एक आला वफ्द मौजूद था। इस वक्त में अमेरिका और इसराइल दोनों की टीमें मौजूद थी, जो दोनों मुल्कों के दरमियान पहली कमर्शियल फ्लाइट में अबूज़ेबी पहुंचे थे। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव से अबूज़ेबी के दरमियान ये फ्लाइट एक इसराइल वफ्द को लेकर रवाना हुई, जिसमें अमरीकी हुकाम भी शामिल थे। अमरीका से खास तौर पर वो लोग आए हैं जो ट्रंप के मनपसंद हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर जैरेड किशन्स, कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्राइन, मशरिक़ वस्ता के सफ़ीर एवी बर्कोविट्स और ईरान के लिए सफ़ीर ब्रेन हॉक अमरीकी वफ्द में शामिल थे। नाजरीन, अब आपको ये बताते चलें कि ये लोग यहूदी लॉबी के बहुत करीब हैं। इसमें इसराइल की मुज़ाकराती टीम भी शामिल थे, जो मुआहदे पर साइन करने के लिए तेल अवीव हुकूमत के नुमाइंदे थे। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात ने फ़लस्तीन के मुसलमानों से गद्दारी का यकीनी फैसला कर लिया है। ऐसे वक्त में यहूदी वफ्द ने फ़लस्तीनियों से कहा है कि ये इनके लिए अमन पर गुफ्त शनीद का वक्त है, लेकिन ये सब जानते हैं कि वो इन मजलूम फ़लस्तीनियों के मुतालिक क्या बातचीत करेंगे। यहूदी वफ्द कुछ देर के लिए अपने ताल्लुकात बहाल करेगा और फिर वही फ़लस्तीनियों को निकाल कर यहूदी आबाद कर देगा। नाजरीन, आपको एक अहम खबर भी बताते चलें कि अमरीकी व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइज़र जैरेड किशन्स ने मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने पर यह भी कहा कि अमरीका इसराइल की फौजी मदद जारी रखेगा, यानी कि मुसलमानों के कत्ले आम के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी।
ताकि वो सुकून से मुसलमानों का कत्लेआम कर सकें। अरब दुनिया के इस अहम तरीन मुल्क और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के सिलसिले में ये गुज़िश्ता 20 साल से ज्यादा अरसे के दौरान पहला ऐसा मुआहिदा है जिस पर 13 अगस्त को दस्तखत हुए थे, जिसकी ज्यादातर वजह ईरान का सेल्फ मेड खौफ है। नाजरीन, इसराइल की जानिब से वफ्द की क़ियादत कौमी सलामती की मुशीर मेरिन बेन शिबत कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ वजारतों के सरबराह भी थे। इसराइल की वजारत खजाना के तर्जुमान ने अबू ज़ैबी में पहुंचने के बाद अल अरबिया टीवी से बात करते हुए कहा था कि 2 रोज़ा दौरे के दौरान इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मईशत, साइंस, तिजारत और सकाफती ताउन पर बातचीत होगी। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। दरअसल ईरान के खौफ से अरब ममालिक अब न सिर्फ असला और टेक्नोलॉजी इसराइल से दरामद करेंगे, बल्कि इसराइल की फौज और पॉलिसी के तहत अपने ही मुसलमान ममालिक को सबक सिखाया जाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी वफ्द में शामिल जैरेड किशन्स ने फलस्तीनियों पर जोर दिया है कि इन्हें माजी में कैद नहीं रहना चाहिए, जिसका साफ मतलब था कि जो हो चुका है इसे भूल जाओ, जो इसराइल के कब्जे में है वो इसका है। अब 2 रियासती हल को भी भूल जाओ, अब सिर्फ इसराइल की गुलामी को कबूल कर लो, क्योंकि अब तो आपके अपने मुसलमान ममालिक भी साथ छोड़ चुके हैं। नाजरीन, अब हम आते हैं दूसरे मौजू की तरफ, वो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बहुत तेजी से पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री और दीगर इदारों ने अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में अहम किरदार अदा कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों मुल्ला बिरादर ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत हुई। इसके फौरन बाद पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत शुरू हुई है। ये इसलिए भी अहम है कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू होने का भी इम्कान है। नाजरीन, अब आपको ये खबर भी बताते चलें कि लास्ट वीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला हुकाम के दरमियान मुलाकात हुई है। हुकाम ने इस्लामाबाद और काबुल में मुख्तलिफ शोबे-जात में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए काबुल में एक इजलास में शिरकत की है। नाजरीन, इस इजलास के असरात के बारे में बात करने से पहले ज़रूरी है कि आपको ये बताया जाए कि इस इजलास में क्या खास पेशरफ्त हुई है। नाजरीन, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडरिटी फ्रेमवर्क के तहत गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने की थी, जबकि अफगान वफ्द की क़ियादत अफगान नायब वज़ीर खारजा मीर अवैस नाब ने की। इजलास से कबल पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने वफ्द के हमरा अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर खारजा हनीफ अतमर से भी मुलाकात की है। इस्लामाबाद और काबुल ने बैनुल इदारती रवाबित के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडरिटी का फ्रेमवर्क मई 2018 में तैयार किया था, जिसका मकसद 2 तरफा ताउन को फरोग देना था। इसी तरह सियासी, सिफारती, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले और मुश्तरका इक्तिसादी तरक्की से मुतालिक मामलात के हल के लिए 5 फ्रेमवर्क तश्कील दिए गए थे। इस फ्रेमवर्क का पहला जायजा इजलास 10 जून 2019 को इस्लामाबाद में हुआ था। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इजलास से पहले एक बयान में कहा था कि काबुल में होने वाले इजलास में गुज़िश्ता साल जून में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त की जा सके। नाजरीन, अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस मुश्तरका मैकेनिज्म के प्लेटफॉर्म को मौसर बनाकर अमन, इस्तेकाम, खुशहाली और तरक्की की मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला हुकाम का इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगान अमन अमल की कोशिशें तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ हाल ही में पाकिस्तान की सरहद पर होने वाले फायरिंग के मुबैना वाक़ियात से इस्लामाबाद और काबुल में बज़ाहिर एक तवील वक्फे के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मुश्तरका फ्रेमवर्क के इजलास का मुनक्किद होना ही अहम पेशरफ्त है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द अमन अमल शुरू किया जा सके। अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान बराए अमन को यकजहती का फ्रेमवर्क कायम हुए 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन इस फ्रेमवर्क का इससे कबल सिर्फ एक इजलास मुनक्किद हो सका है, जिसकी वजह एतमाद का फुकदान है। लेकिन अब चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि अमन कायम किया जाए, क्योंकि चाइना अपना तिजारती रास्ता महफूज बनाना चाहता है और चाइना पाकिस्तान के करीब भी है, जबकि चाइना की अफगान हुकूमत और तालिबान के साथ भी बेहतर ताल्लुकात हैं, जबकि अमेरिका की अपनी हुकूमत इस वक्त माशी और सियासी लिहाज से कमजोर हो चुकी है और वो मजीद अपनी फौज को अफगानिस्तान में नहीं रखती। अब होगा ये कि अगर अमेरिका ऐसे ही भाग जाए तो अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी और सवालात अमेरिका की 20 साल कोशिशों पर होंगे, क्योंकि अमेरिका 20 साल से अफगानिस्तान में रहा है और अमन कायम ना कर सका।
नाजरीन, इस अमन अमल में पाकिस्तान बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद मुहाजिरीन की भी है और तिजारत का रास्ता भी पाकिस्तान से जाता है। इसलिए पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान कई मामलात पर किटियान और मुआहदे मौजूद हैं, जिनमें महाजरीन, सरहदी अमूर, बाहिमी तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड समेत दीगर मामलात हैं। इस मुलाकात और इजलास में ये सब मौजू ज़ेर बहस लाने पर इत्तेफाक किया गया था। इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान अगरचे ताहाल काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं हो सकी है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक्शन प्लान के फ्रेमवर्क के इजलास का इनेकाद ही इस बात को जाहिर करता है कि इस्लामाबाद और काबुल दोनों बाहिमी ताउन को फरोग देने के ख्वाहां हैं। दोनों मुल्कों के बाहिमी मामलात बशमूल तिजारत, सरहद की सिक्योरिटी और अस्करियत पसंदी के मुश्तरका चैलेंज से निमटना अगरचे जरूरी है, लेकिन ज्यादा कोशिश अफगान अमन अमल के आगे बढ़ाने पर मरकूज है। नाजरीन, इसके अलावा पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने काबुल में अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा हनीफ अतमर से मुलाकात में दो तरफा मामलात पर तबादला ख्याल किया है। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को फरोग देने पर जोर दिया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से बाढ़ नस्ब की जा रही है। इस मामले पर इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान इख्तिलाफात सामने आते रहे हैं। अफगानिस्तान इस बाढ़ को सरहद की हद तस्लीम नहीं करता, जिस वजह से बाज औकात दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह झड़पें भी होती रही हैं। पाकिस्तान का मौकिफ है कि सरहद की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब जरूरी है। ताहम अफगानिस्तान की तरफ से सरहद को हल तलब मामला करार देते हुए इन इकदामात पर एतराज किया जाता रहा है, जिसे पाकिस्तान मुस्तरद करता आ रहा है। नाजरीन, अब अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब आते हैं तो इससे खित्ते में अमन कायम होगा और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की तिजारत आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब चाइना की वजह से तीनों ममालिक का मुस्तकबिल जुड़ जाएगा। लिहाजा मुस्तकबिल में भारत खित्ते में तन्हा हो जाएगा और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।